नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और साथ ही कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी काउंटरेड की, हमारे साथ सौरभ गाडगिल हैं, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के, और सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड का भाव अब 48,500 रुपए के करीब आ गया है। और आपको याद होगा कि ऊपर में भाव 56,000 रुपए तक गया था और उसके बाद गोल्ड की कीमतों में गिरावट लगातार आ रही है। 7 अगस्त 2020 को गोल्ड का भाव 56,191 रुपए के स्तर तक गया था, जो कि ऑल टाइम हाई था, गोल्ड का रिकॉर्ड भाव था। और उसके बाद गिर के 25 अगस्त को 48,500 तक गोल्ड का भाव लुढ़क चुका है। तो मतलब ये कि करीब करीब आप कह सकते हैं कि 7,500 रुपए तक की गिरावट हायर लेवल से गोल्ड में आ चुकी है। तो अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड यहां से और सस्ता होगा या अब यहां से दाम ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। और गाडगिल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या 48,500 के लेवल को छूने के बाद गोल्ड में कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं और सस्ता होता हुआ गोल्ड देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अब यहां से दाम ज्यादा कम होने वाले नहीं है? साहब, जैसे आपने कहा सोने में बड़ी गिरावट दिखी है, लेकिन एक गिरावट होने के बावजूद दुकानों में ज्यादा भीड़ नहीं है ग्राहकों की, या इसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, जो रेगुलर बिजनेस है वही चल रहा है। तो इसका एक संकेत है कि लोगों को लग रहा है कि सोने में जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म है, और ये गिरावट मुख्यतः वैक्सीन की न्यूज आने के कारण हुई है। जो न्यूज आने के बाद भारत में, यूएस में 2-3 बड़ी कंपनियों ने जो वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद ये मार्केट में इसका रिएक्शन दिखा है। लेकिन गोल्ड के फंडामेंटल अभी तक स्ट्रांग है, और जो यूएस का पूरा जो स्टिमुलस पैकेज है और जो डेफिसिट है, उसको नजर रखते हुए मेरे हिसाब से गोल्ड में वापस आपको तेजी दिखने वाली है। ये एक शॉर्ट टर्म डिप थी, इससे नीचे और सोना जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, और ऊपर के हिसाब से ही सोना रहने वाला है अगले 2 साल तक। पूरे वर्ल्ड में देखा तो ये स्टिमुलस पैकेजेस, डेफिसिट, इन्फ्लेशन चलते वक्त गोल्ड का प्राइस बुलिश रहने वाला है, और यही दिख रहा है ग्राहकों में भी। ग्राहक कोई भी इसमें घबरा के सोना बेचने या खरीदने में नहीं आ रहे, वो लॉन्ग टर्म हिसाब से ही सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यही आगे चलता रहेगा। ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन था, लेकिन जरूर एक अच्छा लेवल है गोल्ड में खरीदी करने के लिए, भले ये बुलियन हो, कॉइन्स हो या जेवरात हो, क्योंकि ये लेवल वापस आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके बाद गोल्ड ऊपर ही जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब यहां से ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है गोल्ड में, और यहां से आपको गोल्ड का भाव और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में गाडगिल साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि जो मान लीजिए कंज्यूमर हैं और जो सस्ता गोल्ड होने की उम्मीद में बैठे हुए थे कि जब दाम गिरेंगे तब खरीदेंगे, तो क्या उनके लिए उनका भाव आ चुका है, या 1,000-2,000 रुपए तक भी और सस्ता उनको गोल्ड मिल सकता है अगर कुछ दिन और वेट करेंगे तो? देखो, अभी ये अगला महीना 20-22 तारीख तक फॉरेन मार्केट ओपन रहेंगे, उसके बाद छुट्टी रही क्रिसमस की, तो अगले 20 दिन तक गोल्ड में थोड़ा मूवमेंट और दिख सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अभी लोअर साइड बाकी नहीं है। 500 रुपए तक और गोल्ड नीचे आ सकता है एट द मैक्सिमम, लेकिन मुझे लग रहा है इसके बाद आपको गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा। और कस्टमर्स भी मेंटली 49,000 के भाव नीचे आने के बाद एक कस्टमर में एक सजेशन आया था कि ये हमारी लेवल थी, क्योंकि 50 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये एक मेंटल भी ब्लॉक दूर हो गया है, और ये 48 में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको बहुत खरीदी दिख रही है। तो लोगों में वही है कि वापस गोल्ड आगे बढ़ने वाला है, और जो लोगों ने गोल्ड लिया है वो लोग भी अभी सिक्योर है। कोई फोन करके या पैनिक करके अभी क्या करे, आगे भाव कितना घटेगा, ऐसी इंक्वायरी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो थोड़ा आगे 2-3 हफ्ते आगे के जो है वो क्रिटिकल है। अगर डेवलपमेंट और कुछ मिली वैक्सीन के आगे, अगर डेट डिक्लेयर हो गए या जिसको लाइसेंस मिल गया कोई कंपनी को गवर्नमेंट से, तो थोड़ा गोल्ड में गिरावट हो सकता है। लेकिन ये दिसंबर के बाद जनवरी से मुझे लगता है सोने का वापस चढ़ना आगे का तय है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आगे अब दिसंबर के बाद गोल्ड में तेजी तय है और यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। तो ऐसे में कटके जी, सुनील कटके जी, आपका क्या व्यू है? क्या मैं अभी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग की बात आगे करूंगा, लेकिन सौरभ गाडगिल साहब कह रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा गिरने वाले नहीं हैं, जिनको खरीदना है उनको खरीद लेना चाहिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या 48,500 का लेवल सही लेवल है इन्वेस्टमेंट का, या इन्वेस्टर को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? आपका क्या सुझाव होगा निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? मृत्युंजय जी नमस्कार। मुझे लगता है जो करंट फंडामेंटल्स हैं, जो मार्केट में पॉजिटिविटी है, उसके चलते प्राइसेस में थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकता है। डॉलर टर्म में कॉमेक्स में $1810 के रेंज में भी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। $1800 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, अगर ये टूट के सस्टेन करता है तो हो सकता है कि $1775 तक का भी प्राइस जो है हमें देखने को मिले। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना अगर वेट भी कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ऑन द लोअर साइड अनदर 700 और 800 रुपीज का डिप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी व्हाइट हाउस में क्विक ट्रांजिशन से भी थोड़ा बहुत होप बढ़ा हुआ है और इक्विटी मार्केट्स जैसे हम सब जानते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं वो जो सेफ हेवन अपील थी वो कम हुई है, जिसके चलते गोल्ड के प्राइसेस पे दबाव महसूस हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 47,800 या 47,500 के रेंज में डोमेस्टिक मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार डॉलर इंडेक्स जो है नीचे चला आ रहा है। 91.90 लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है डॉलर इंडेक्स, जो कि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। और उसके अलावा मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल यील्ड्स हैं यूएस के, वो भी नेगेटिव हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगे। बट शॉर्ट टर्म में आपने जैसे पूछा वेदर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक 400 से 600 रुपए का फॉल और एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए वेट किया जा सकता है। 48,000 से लेके 47,700 के रेंज में एक डिसेंट एंट्री मानी जा सकती है गोल्ड में। हाँ, तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 48,000 पर अगर एंट्री करना है तो फिर 48,600 का लेवल है और इन्वेस्टमेंट के लिए 400-500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप यहां पर भी निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, लेकिन वंदना जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 48,600 का लेवल आपको आज के लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लेवल लग रहा है और इस लेवल पे क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? मुझे लग रहा है कि कल का जो लेवल था एक हायर साइड में, वो यहाँ पे गोल्ड टच कर सकता है और आज भी थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग जो है बन रही है। हालांकि स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल है हायर लेवल पे, तो यहाँ पे 48,600 के करीब खरीदे, 48,700 तक का टारगेट रखें, छोटा टारगेट रख के यहाँ पे चलना होगा। 48 कह सकते हैं कि 525 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, और मुझे लग रहा है कि छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक छोटे टारगेट के लिए इस लेवल पर गोल्ड को खरीदा जा सकता है और ये बाइंग का लेवल गोल्ड में हो सकता है, ये आपका सुझाव है, तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। ये बात हो गई गोल्ड की। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। गाडगिल जी, चांदी पर सर क्या लेटेस्ट व्यू है आपका, ताजा अपडेट चांदी को लेकर? क्योंकि चांदी के दाम भी काफी कम हुए हैं, 60,000 के नीचे आ गया है चांदी का भाव। क्या लगता है प्राइस आ गया आपको? चांदी में पिछले 3 महीने से बहुत अच्छी खरीदी दिख रही है। चांदी का भाव जब 68,000 से लेके नीचे आना चालू हुआ है, वहां से लेके चांदी में बहुत अच्छी खरीदी दिख रही है। मतलब पिछले 3-4 सालों में ऐसे दिखी नहीं खरीदी चांदी में, तो ये अभी तक कंटिन्यू हो रहा है और लोगों में एक वापस धारणा है कि चांदी भी ऊपर जाएगी, चांदी वापस 70,000 के आर पार जाएगी। तो ये चलते चांदी में डिमांड मेंटेन्ड है और चांदी में बहुत सी मतलब प्लेन जैसे सिल्वर के आर्टिकल हो, मूर्तियां हो, सब चीजों में चांदी की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो रिटेल लेवल पे चांदी में इंटरेस्ट लोगों का बहुत बना हुआ है। इसका यही संकेत है कि लोगों को चांदी में विश्वास है कि चांदी में और तेजी बाकी है, चांदी वापस नई तेजी दिखाएगी। और मेरे हिसाब से भी जब सोने में तेजी आपको दिखेगी तो उसके चलते चांदी में तेजी दिखने वाली है। चांदी वापस 68-70 पे लेवल पे जा सकती है। तो लोगों में घर में चांदी का यूसेज है वो बहुत बड़ा है। इंडस्ट्रियल डिमांड भी वापस रिवाइव हो रही है, भले वो चिप इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर का हाउस होल्ड डिमांड, ये दोनों बरकरार है। और जो माइंस बंद की साउथ अमेरिका में सिल्वर की, वो अभी मेरे हिसाब से 1 महीने में ये पूरा कोविड का संकट जाने के बाद
प्रोडक्शन पूरा चालू होने को और 2-3 महीने लगेगा, तो सिल्वर का डिमांड सप्लाई थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो ये चलते मेरे हिसाब से चांदी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और लोग उसका बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं। जो 4-5 साल में नहीं दिख रहा है चांदी में इंटरेस्ट, वो अभी दिख रहा है। तो चांदी में जरूर लोगों में निवेश करना चाहिए और मेरे हिसाब से सोने के जैसा ही चांदी में आपको तेजी दिखेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चांदी का भाव आगे 70,000 रुपए तक भी जा सकता है। बिल्कुल संक्षेप में कटके जी, ट्रेड क्या लिया जाए? 59,600 का लेवल है, 59,650 के आसपास का लेवल है। आज के लिए इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड में है। हालांकि 250 रुपया 200 रुपये ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है कल के क्लोजिंग से। तो मैं 59,650 और 59,800 के रेंज में सेलिंग रेकमेंड करूंगा। 60,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और ऑन द लोअर साइड 59,000 का इंट्राडे में टारगेट देखने को मिल सकता है सिल्वर में। ओके, वंदना जी, आपका क्या व्यू है मैम इंट्राडे के लिए चांदी के ऊपर? मृत्युंजय जी, मैं सुनील जी से एग्री कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल से भी एक थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए इतने मतलब हायर रैली के बाद। तो यहाँ पे चांदी में मुझे लग रहा है कि एक बार जब 59,000 या 58,800 के करीब प्राइसेस आते तो वहाँ पे जाके वैल्यू बाइंग है, और उससे पहले मुझे लग रहा है कि करेक्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ये रहा है आपकी सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर में आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया सौरभ गाडगिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आपको क्या करना है और साथ ही एग्री मार्केट में क्या आज आपके लिए कोई कमाई के मौके हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में क्या करें सुनील जी, क्योंकि बहुत तेजी आई है आज, हालांकि रेंज बाउंड ट्रेड है। डायरेक्ट के इस मार्केट में इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड है क्रूड में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़ा ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं फंडामेंटल को कंपेयर करते हैं तो। हालांकि कल का जो इन्वेंट्री डेटा था 0.75 मिलियन बैरल एक्सपेक्टेड से कम आया था, तो उसका भी सपोर्ट मिल रहा है और डॉलर भी वीक चल रहा है, तो उसका भी सपोर्ट जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। बट डिमांड अभी भी खस्ता है मार्केट में, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो वैक्सीन के होप्स हैं उस न्यूज पे प्राइसेस बढ़े हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्राइसेस यहां पे स्टेबलाइज हो सकते हैं विद अ स्लाइट नेगेटिव बायस, मैं बोल सकता हूं। स्लाइट करेक्शन के लिए एक सेल किया जा सकता है। तो डे पर्सपेक्टिव से ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करूंगा 3,400 के लेवल पे सेल करें और 3,440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 3,340 तक का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, वंदना जी, नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और क्या यहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे बाउंस बैक जो है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। 217 के करीब मैं यहाँ पे बाइंग रेकमेंड करना चाहूंगी। बहुत लंबा टारगेट नहीं देना होगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है। 221 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 215 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि जो विंटर डिमांड है वो यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्टिव है कमोडिटी के लिए। सुनील कटके, लिए चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एनुअल मीटिंग में। आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। इज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन with the market players, the financial market players and with the other stakeholders in the market. I have always believed, and I have said it earlier also, that a consultative approach always adds depth and depth to the quality of decision making. And I am happy to say that over the last 2 years, and especially during the period of the pandemic, thanks to technology, we have been able to interact with the leading market players. And that has definitely provided us very, very useful inputs, as a result of which
we have been able to undertake a slew of measures to deal with this COVID-19 crisis. Many of the measures were proactively undertaken, many of the measures were reactive in nature, but our effort has been to always remain at the forefront to contain the impact of COVID-19 on the economy and on the financial markets. I wish to thank FEDAI for inviting me on this occasion. My best wishes and congratulations to FEDAI for completing 4 years. I am sure it will reach soon, a silver jubilee and a golden jubilee, and perhaps move on to reach 100 years. So all my best wishes to FEDAI and its members. This is an opportune moment to look back and reflect on the developments of the last 1 year in financial markets and in particular the foreign exchange markets. I have therefore decided to focus today on the theme accelerating financial market reforms in India. तो आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर को, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च सरकार उठा सकती है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई है और यह खबर बेहद अहम खबर है। वैक्सीन टीकाकरण यानी कोरोना की वैक्सीन की जो बात चल रही है, वो वैक्सीन जब आएगी और जब उसका टीकाकरण शुरू होगा तो इसका पूरा का पूरा खर्च सरकार उठा सकती है। इस वक्त की ताजा खबर, बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं और ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार की योजना है कि जो भी टीकाकरण का पूरा खर्च है वो सरकार उठाएगी। मतलब ये कि आपको फ्री में वैक्सीन मिल सकती है और अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमतें बताई जा रही हैं और अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमत है। किसी की कीमत बहुत ज्यादा है, किसी की कीमत कम है। लिहाजा इसके बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है रॉयटर्स के हवाले से कि वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च सरकार उठा सकती है। इसको लेकर के प्लानिंग चल रही है और आगे इसको लेकर के आधिकारिक ऐलान हो सकते हैं, इसकी संभावना दिख रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है सरकार उठा सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।